हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं डोमेन का। और आज हम देखने जा रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट का मॉड्यूल 5, जो हमारा केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक एक कोर्स है। उसके अंदर डोमेन की जो बुक है उसका मॉड्यूल 5 जो है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल 5 है उसका जो नाम है हमारे पास वो हमारा है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉर कस्टमर क्वेरीज। ओके, तो ये जो हमारा मॉड्यूल 5 है इसका पूरा नाम है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉर कस्टमर क्वेरीज। तो ये हमारा सबसे पहले किस टॉपिक के अंडर में आता है या किस बुक्स के अंडर में आता है? ये हमारा डोमेन की बुक के अंडर में आता है। तो सबसे पहले हम डोमेन देख लेते हैं कि डोमेन एक्चुअली जो डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक नॉन वॉइस है हमारे पास कोर्स से रिलेटेड है जो बुक, उसके अंडर में क्या आता है। सिंपली डोमेन वेबसाइट के या फिर होस्टिंग से देखें तो वो काफ़ी डिफरेंट है, बट इस बुक के अकॉर्डिंग टू बुक चलें तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट वे इसका बनता है। ठीक है, तो सिंपली जो डोमेन होता है हमारे पास वो क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जो हमारे कस्टमर होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व आउट किया जाए और किन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है डोमेन के अंदर हम पढ़ते हैं। बेसिकली जैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास, या हर एक कंपनी के पास अपना अपना सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम अपने एग्जीक्यूटिव्स के कमेंट्स लिखते हैं या फिर उनकी डिटेल्स लिखते हैं या फिर कोई क्वेरी देखते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि डोमेन क्या है। डोमेन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कोई ग्राहक हमारा आता है, उसकी समस्याओं का समाधान एक केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव कैसे करता है और किन किन सॉफ्टवेयर की सहायता उसको लेनी पड़ती है, किन किन वो सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, ये चीज़ें हम क्या देखते हैं डोमेन के अंदर देखते हैं सिंपली। तो सबसे पहले देखिए एक उदाहरण समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक में जैसे मान लीजिए हम सॉल्यूशन कैसे होता है। एक्चुअली प्रोसीजर अगर हमको समझ में एग्जैक्टली आ जाता है कि जो हमने ऊपर ये डेफिनेशन पढ़ी है, कंप्लीट ये डेफिनेशन जो पढ़ी है, उसके बेसिस के ऊपर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दो फ्रेंड हैं आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बाय फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, अगर इन्हीं के अंदर मान लीजिए डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए या फिर किसी एक पैरामीटर बेसिकली लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल से एक इसमें कम्युनिकेशन को तोड़ करके इन दोनों को क्या कर दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम बिठा देते हैं। एक बंदा क्या, एक जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, कंपनी के अंडर में चला जाता है जहाँ पे ये बॉक्स होगा, जो ये हमारा बॉक्स है वो कंपनी मान लीजिए। ठीक है, कंपनी की बाउंड्रीज मान लीजिए और ये कंपनी से बाहर है, मतलब ये अभी क्या कर रहा है, ग्राहक का काम कर रहा है। ठीक है, ये कस्टमर है किसका, इसका कस्टमर है, ये केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव का क्या है, कस्टमर है। ठीक है, जैसे ही ये क्या करता है क्वेरी करेगा, एक क्वेरी करेगा। ये हर एक कंपनी में सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। अब ये जो ग्राहक है हमारा केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, एक क्वेश्चन भेजेगा, मतलब कि उसने क्या किया, एक प्रॉब्लम्स अपनी बताई। जो केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव होगा वो सीआरएम से कंफर्म करेगा, सीआरएम उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ, मतलब कि केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव है हमारे पास। ठीक है, ये मतलब कि तब होगा जब हम कॉल स्टार्ट करें तब भी सीआरएम होगा, और जब कॉल एंड हो जाएगा तब भी हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर से ही हम कम्युनिकेट करता है कोई ना कोई केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब इसने क्या किया, क्वेरी को अपना भेजा यहाँ से सीआरएम से, केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने सीआरएम से इनपुट और आउटपुट लिया, मतलब कि इसने इन्फॉर्मेशन ली और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सीआरएम सॉफ्टवेयर में दी। ठीक है, उसके बाद में उसने जो केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव है उसने अपने ग्राहक को क्या दिया, सोल्यूशन दिया। ठीक है, सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसने सॉल्यूशन पहले लिया और उसको अपनी भाषा, या मतलब कि जो ह्यूमन बींग जो समझते हैं उस भाषा में अपने क्लाइंट को या अपने ग्राहक को उसने क्या कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया। जो ये रेड लाइन थी वो हमारे क्या थी, क्वेरी थी, और जो ग्रीन लाइन रिटर्न होके कस्टमर के पास आई वो क्या है, सॉल्यूशन थी। तो ऐसे ही पूरा प्रोसीजर काम में आता है, या ऐसा प्रोसेस पूरा काम में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी कोई ग्राहक होगा, जो कोई ग्राहक है उसका समाधान करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव क्या क्या करता है और किन किन सॉफ्टवेयर की, मतलब सीआरएमएस की हेल्प लेता है, वो इस डोमेन की बुक में हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल 5 के अंदर। मॉड्यूल 5 का जो नाम है हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रोसेस फॉर द कस्टमर क्वेरीज हमने पढ़ा था। इसको हिंदी में बोला जाए तो ग्राहकों के प्रश्नों के लिए परलेखन प्रक्रिया, परलेखन है जो हमारा वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, तो सिंपली आगे बढ़ते हैं अभी।
तो अभी देखिए हमारे पास कोई भी ग्राहक आया, उसकी कोई ना कोई क्वेरीज होगी, कोई ना कोई उसको क्या होगा, संदेह होगा, कोई ना कोई उसको डाउट होगा, ठीक है, तभी वो हम हमारे पास क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ठीक है जी। तो क्वेरी को मोस्टली हमने क्या बोला है कि दो पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे क्वेरीज की बहुत टाइप की क्वेरीज हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू बुक चलें तो हमारे पास कई प्रकार के स्टैंडर्ड क्वेरीज भी हैं, जैसे सिंगल टेबल है, मल्टीपल टेबल है, रेंज के ऊपर है, मतलब कि रेंज के ऊपर, फिर क्राइटेरिया के ऊपर है, फिर एक्शन के ऊपर है ना, ऐसी हमारे पास क्या है, क्वेरीज है। ठीक है जी। अब उनके बेसिस पे अगर हम चलें तो हम सर्वर के अंदर कौन सी क्वेरीज कर सकते हैं, एमएस एक्सेस के अंदर कैसे कर सकते हैं, वो चीज है। बट इसको हम सिंपल टू सिंपल वे में देखें तो क्वेरीज दो टाइप की हैं बेसिकली। देखिए सबसे पहली क्वेरी जो क्लाइंट हमसे करता है, जो हमारा कस्टमर है वो हमसे अगर कोई क्वेरी कर रहा है तो वो कौन सी है। ठीक है, क्वेरी तो वो भी है। अगर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए अगर हम कॉल कर रहे हैं, मीन्स कोई भी केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव अपने आप अपने ग्राहकों को कॉल करता है, वो क्वेरीज होती है। और ग्राहक अपने केयर कस्टमर के अंदर बात कर रहा है, वो भी क्वेरीज होती है। मतलब कि एक तो हमारा जो क्लाइंट है या कस्टमर के थ्रू कॉल होगी, और एक हमारा जो केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव होगा उसके थ्रू कॉल होगी। ठीक है जी। तो इसको हम समझ सकते हैं, जो हमारा क्लाइंट होगा वो केयर कस्टमर के पास कॉल कर रहेगा, तो केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए वो क्या है, इनकमिंग है, तो इनबाउंड कॉल के अंदर इसको रखेंगे। ठीक है। और जो केयर कस्टमर आगे अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कॉल करेगा, मींस केयर कस्टमर के लिए वो आउटगोइंग कॉल है, वो अपने अपने फोन से क्या कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है, आउटगोइंग कर रहा है, तो यह होगा आउटबाउंड कॉल्स। ठीक है, समझ में आया होगा आपको इनकमिंग और आउटगोइंग। ठीक है, इसको समझते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग, बाउंड से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेरीज। अकॉर्डिंग टू बुक चले टाइप ऑफ क्वेरीज हमारे पास मल्टीपल टाइप्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू मेरी पीपीटी के चले तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अपने सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी क्वेरीज को, क्वेश्चंस को, है ना, ऐसे डिजाइन करते हैं कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के हमको डाटा निकल कर के आ जाए, जिसको वो पसंद है, कस्टमर को क्या पसंद है, उसका बर्थडे कब है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो एक बिजनेस के लिए इसको ग्रोथ करवाने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो कम से कम एट लीस्ट वो कंपनी चाहेगी कि उनके कस्टमर्स के उनके डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो हो। ओके, तो सिंपली जैसे मान लीजिए जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज हैं, वो अपना रखती हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे यही बात कहने के लिए कहा गया है कि जैसे कोई भी अलग अलग कंपनीज हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन करती हैं, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेरीज करती हैं। जैसे कि अभी इसको सिंपल उदाहरण में देखें कि जैसे मान लीजिए हम कपड़े की शॉप पे जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर की शॉप पे जाते हैं, तो दोनों के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। एक पूछेगा कि आपको कौन से कलर का चाहिए, एक पूछेगा आपके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फीचर्स क्या है आपके सिस्टम का, है ना। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं, तो अलग अलग बिजनेस है तो अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेरीज भी होंगी, जिससे उनका बिजनेस आगे बढ़ पाए, ग्रोथ कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ, जैसे सिंगल टेबल क्वेरीज है हमारे पास, मल्टीपल टेबल क्वेरीज है, और भी हमारे पास क्वेरीज हैं, जैसे रेंज क्वेरीज है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, टोटल क्वेरीज होती हैं, एक्शन क्वेरीज होती हैं, पैरामीटर क्वेरीज भी होती हैं, क्रॉस टैब क्वेरीज भी होती हैं। ठीक है, ईटीसी में सारी आ जाती हैं, मीन्स एक्सेट्रा। ओके, तो सिंपली अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिंगल टेबल क्वेरी और मल्टीपल टेबल क्वेरी ये बेसिकली जनरली यूज होती है हर एक कंपनीज के अंदर, तो इसी को हम बेसिकली देखते हैं सबसे पहले। तो ये जो है हमारे पास देखिए सिंगल टेबल है, एक सिंगल पर्सन का डेटा है, सिंगल डाटा है हमारे पास। ठीक है, तो ये सिंगल टेबल में इसको काउंटेबल किया जा सकता है। क्लियर है सभी को। सिंगल टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाटा को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए नेम है, नेम को हमने ऐड किया हुआ है, क्लास है, क्लास को ऐड किया हुआ है, रोल नंबर को ऐड किया हुआ है, और कॉन्टैक्ट नंबर को भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो नेम है ये तो हमने ऐड कर लिया, नेम, क्लास, रोल नंबर और कॉन्टैक्ट। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, मोनू। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, मोनू है। तो ये वैल्यू जो हमने क्या है, रिलेट करवाई है, नेम की जगह क्या आएगा, मोनू जाएगा क्वेरीज के अंदर। ठीक है, ये हमने क्या किया, रिलेट किया है, यहाँ पे नेम को रिलेट किया है। सिंपल समझ में आया। अब यहाँ पे क्लास है, क्लास इसकी 10th है, वो हमने रिलेट किया है। रोल नंबर क्या है, 5 है,
रोल नंबर 5 है, ये भी हमने डिलीट किया है। रोल नंबर के बाद में एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो इसका, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये भी हमने रिलेट किया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद में हमारे पास आउटपुट फील्ड्स भी आता है, ऐड आउटपुट फील्ड्स आता है जो, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, जैसे सिंगल सिंगल टेबल्स क्वेरी है, इनके कॉम्बिनेशन से हम एक मल्टीपल टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक मल्टीपल टेबल हमारे पास आ जाती है कुछ ऐसी, तो यहाँ पे हम इसको हम बोलते हैं मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ पे हम बोलेंगे मल्टीपल्स टेबल इसको। ठीक है, जिसके अंदर देखिए नेम है, ये चीज़ हमारे क्या होंगे, फील्ड होंगे। ये जैसे नेम है, क्लास है, ये चीज़ हमारे क्या होंगे, फील्ड होंगे हमेशा। अगर हम एम एस एक्सेस की बात कर रहे हैं तो एम एस एक्सेस के अंदर ही क्वेरीज बनाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, फील्ड्स हैं। ये हमारे क्या है, फील्ड्स हैं। ओके, क्लियर होगा आई थिंक आपको ये फील्ड। और ये हमारे फील्ड का क्या है, डेटा है। ये हमारा क्या है, डेटा है। ये हमारे पास क्या है, क्लास का एक डेटा है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। और ये हमारे पास एक रोल नंबर का डेटा है। और ये हमारे पास फ़ोन नंबर का क्या है, एक डेटा है। क्लियर है सभी को? ये हमारे क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, डाटा होते हैं। समझ में आई बात? तो इनको हम बोलते हैं फील्ड्स और डेटा। और सिंगल टेबल से हम क्या बनाते हैं, एक मल्टीपल्स टाइम्स की टेबल बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको बुक अकॉर्डिंग टू बुक चलें तो इसको, इस चीज़ को हम बोलते हैं ऐड सोर्सेज। ठीक है, ऐड डाटा रिसोर्सेज। फिर उसको हम करते हैं जॉइन रिलेट। जॉइन रिलेट मतलब कि नेम की जगह नेम आना चाहिए, जॉइन हमने रिलेट किया। फिर आउटपुट फील्ड्स होते हैं जो क्वेरी वो रन हम करवाते हैं, तो वो हमारा एम एस एक्सेस की ऑप्शन है। और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, तो साथ में वो क्वेरीज हमारी चलनी भी चाहिए, तो वो हम देखते हैं आगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा होता है, दस्तावेज जो हमारे होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन चाहे कंपनी का कोई भी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी छोटी कंपनी हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रही है तो सिंपली वो अपने 4 एक्शन ही करती है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले या तो वो नया डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट करेगी, अपने ग्राहकों का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे पहले वो न्यू एंट्रीज करेगी। अगर न्यू एंट्री कर रखी है तो अच्छी बात है। अगर वो पुरानी एंट्रीज के साथ कुछ कर रही है तो या तो उसको एडिट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। पहले एडिट होगा। ठीक है, पहले पूरा एडिट होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे का रिजल्ट था, वो पहले फेल बता रहा था। ठीक है, फेल बता रहा था। अच्छी तरह से पूछने के बाद, बच्चे से कंफर्म करने के बाद वो पाया गया कि वो पास है। ठीक है, वो पास था बच्चा। अगर वो बच्चा पास था, ठीक है, अगर वो बच्चा क्या था, पास था, तो उसको हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। फेल की जगह हमने क्या लिख देना है, पास लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, उसके बाद में हम अपडेट कर देते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को पता चला कि मेरा एक बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया है या इंस्टीट्यूट छोड़ के चला गया है, तो उसका हम नाम क्या करते हैं, रजिस्टर में से कट कर देते हैं। ठीक है, वो होता है डिलीट करना, किसी भी सर्वर से किसी भी फाइल को डिलीट करना। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, डिलीट होना। ये वर्चुअल फॉर्मेट में भी हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर भी हो सकता है, ये पेपर वर्क वाला भी हो सकता है, ये सर्वर के अंदर या डाटाबेस के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर जो हमारा नॉलेज या फिर डेटा रखा हुआ है उसके अंदर भी हो सकता है। और लास्ट ऑफ लास्ट इन तीन स्टेप करने के बाद जो हमारे पास लास्ट बनता है वो हमारा मेक टेबल होता है। मेक टेबल के अंदर हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं और उसके अंदर एक फिल्टर लगा लेते हैं। बस वो चीज़ होती है हमारे पास मेक टेबल की। तो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कितनी भी बड़ी कंपनी का या कोई भी छोटी से छोटी कंपनी या बड़ी से बड़ी कंपनी का, वो 4 एक्शन ही लेते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। या तो वो डॉक्यूमेंट नया बनाते हैं, उसको अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। फिर उससे जो उन तीनों प्रोसेस करने के बाद में जो चौथा स्टेप है हमारे पास, वो डेफिनेटली अपने आप ही हो जाता है। उससे वो नया डाटा निकल जाता है या नई टेबल वो बन जाती है। तो आई थिंक क्लियर है आपको सभी को। अगर क्लियर नहीं है तो आप आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारे पास आता है व्हाट इज अ कस्टमर सर्विस डॉक्यूमेंटेशन। जो हम कस्टमर सर्विस देते हैं उसकी जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो होते क्या है एक्चुअली में। तो जो हमारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं कस्टमर्स के, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा इंक्लूड होता है हमारे पास। जो हमारा कस्टमर सर्विस डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके अंदर वो हमारे पास क्या एक प्रकार का डाटा है, एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है हमारे कस्टमर्स की। ठीक है, जैसे it is a record of customer data and information to improve call center functions and customer experience। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार के डाटा और इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
जो हमारे कस्टमर के डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं या उनकी जो पसंद है नापसंद है, वो चीज़ जो अगर हमको पता है तो वो एक प्रकार की उनके लिए इंफॉर्मेशन है किसी भी कंपनी के लिए। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो हमारे कॉल सेंटर है वो अच्छे से फंक्शन करेंगे। जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए गुड एक्सपीरियंस हो गया, कस्टमर सर्विस को रिस्पॉन्ड करना, टाइम टू टाइम चेक करते रहना, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, अच्छे से इंक्लूड होने लग जाती हैं। जो हमारे कॉल सेंटर के फंक्शंस होते हैं उनको और अच्छा बनाने के लिए और हमारा कस्टमर है जो उसका एक्सपीरियंस मतलब उसका अनुभव अच्छा करने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई कस्टमर होगा वो अच्छा फील कर रहा है किसी कंपनी के अंदर, तभी वो उस कंपनी के अंदर दोबारा से जाता है अपना काम करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल से सलून का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सलून की कोई शॉप है, मीन्स कटिंग जो हेयर कट करने वाली शॉप है, उसके अंदर हम कब जाते हैं, जब हमको उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। वो हाँ जो सलून वाला जो ओनर है या फिर जो वहाँ पे कटिंग करता है, जो हेयर कट करता है पर्सन, उसका हमारे साथ क्या है बर्ताव सही है। ये छोटी छोटी बातें, जैसे मान लीजिए मतलब कि जो छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो कस्टमर एक्सपीरियंस के अंडर में ही आती हैं। इसीलिए वो क्या होता है कि अगर हमारा कोई कस्टमर है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना भी हमारे लिए नेसेसरी है। और इसके साथ साथ हमारा जो सलून है उसकी जो वर्किंग है वो भी साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। उसमें भी कोई डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, मीन्स उसमें कोई डिक्रीमेंट का मतलब कि गिरावट नहीं आनी चाहिए उस चीज़ में। तो ये चीज़ हमारे को ये बता रही है। ठीक है, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस भी हमारे लिए मायने रखता है और हमारे कॉल सेंटर्स के फंक्शंस भी हमारे लिए मायने रखते हैं। आगे हमारे पास जैसे मान लीजिए इसको हिंदी में देखा जाए तो एक कॉल सेंटर के लिए जो हमारे सर्विस कस्टमर सर्विस डॉक्यूमेंटेशन होता है वो कॉल सेंटर्स के लिए ग्राहकों को अनुभव बेहतर कराने और ग्राहकों को अच्छा फील करवाने के लिए और कॉल सेंटर की फंक्शनैलिटी को अच्छा चलाने के लिए काम में आता है। ठीक है, अब देखिए कॉमनली जो हमारा यूज होता है कस्टमर सर्विस डॉक्यूमेंटेशन में, जो हमारा यूज होता है यहाँ पे CDS यही है, कस्टमर सर्विस डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर हमारे पास बाइंग हिस्ट्री रहती है। ठीक है, तो बाइंग हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए सबसे पहले बात, कि हमारा जो कस्टमर है वो क्या खरीद रहा है, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या खरीद सकता है, क्या खरीद रहा है इन दिनों के अंदर या फिर एक साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर उसने क्या क्या खरीदा, वो क्या क्या पसंद करता है, उसके स्पेशल ओकेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बर्थडे हो गया या फिर उसका मैरिज एनिवर्सरी हो गया, या फिर और जैसे मान लीजिए फैमिली के अंदर कोई फंक्शंस हो गए, उसके मम्मी पापा का बर्थडे हो गया, उसकी मैडम का बर्थडे हो गया, या फिर उसकी छोटी सिस्टर का हो गया, बड़ी सिस्टर का हो गया, बड़े भाई का हो गया, छोटे भाई का हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, और या फिर अनदर पर्सनल डिटेल्स विच इज मीन्स, तो हमारी बाइंग हिस्ट्री है, हम लाइक क्या करते हैं और स्पेशल ओकेशंस क्या है, बर्थडेज क्या है, और अदर्स पर्सनल डिटेल्स जैसे उनके नंबर्स, उनका एड्रेस और एक्सेट्रा थिंग्स है जो हम अपने कस्टमर सर्विस डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर हम मेंटेन करके रखते हैं, जिससे हमारे जो वर्किंग है फंक्शनैलिटीज़ हैं हमारे कॉल सेंटर्स की वो सही से वर्क करती रहें और एक जो हमारा कस्टमर है उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो हमारे कॉल सेंटर के थ्रू। इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, कस्टमर सर्विस के डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कस्टमर सर्विसेज के डॉक्यूमेंट हम कोई बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते हैं, बेनिफिट्स उसके क्या हैं, उसके लाभ क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमको ये बताता है कि हमारा जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको और बढ़िया तरीके से और कैसे अच्छा कर सकते हैं कि हमारा कस्टमर हमसे खुश रहे। सबसे पहले बात ये रही। दूसरा होता है कि जैसे मान लीजिए इम्प्रूव हम करते हैं, हमारे कॉल सेंटर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, मीन्स हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स मतलब कि हम इतनी क्वालिटी का करेंगे, इतनी क्वांटिटी का करेंगे, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड पे ही रखती है, हमेशा स्टैंडर्ड पे ही रहता है। कोई भी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो भी हमेशा बेस्ट रहती है एक कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के सिस्टम से हम समझें तो अपनी कंपनी है जो हमारे पास, मान लीजिए कोई बुक बना रही है तो वो A4 साइज का पेपर ही यूज़ कर रही है, उसके अंदर पेपर की क्वालिटी है, मतलब कि जैसे आपकी रफ नोटबुक है और जो आपकी फेयर नोटबुक है, दोनों की क्वालिटी के अंदर फ़र्क होता है। एक में पेज ब्लैक कलर के होते हैं या फिर हल्के होते हैं या फिर पतले होते हैं, और जो आपकी फेयर नोटबुक है उसमें स्ट्रॉन्ग पेज होते हैं। ठीक है, थोड़े से मोटे होते हैं पेज भी, और उनकी क्वालिटी भी बढ़िया होती है, उनका स्टैंडर्ड भी बढ़िया होता है। इस प्रकार से भी इसको आप समझ सकते हो डॉक्यूमेंटेशंस को। आ गया था
हमारे पास फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। देखिए जैसे मान लीजिए हमको कोई, अगर हमारे पास केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के अंदर फ़ोन कर रहा है, अगर केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव है जो जो कॉल अटेंड करने वाला पर्सन है जो कंपनी के अंदर बैठा है, अगर वो जल्दी से हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम क्या समझेंगे कि केयर कस्टमर को नॉलेज नहीं है या तो इस एरिया की, या फिर उसको ये पता नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं हमारे कस्टमर्स के, तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि ये इन इन एरियाज के अंदर क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है। तो इन एरिया से रिलेटेड हम पहले से अवेयर हो जाते हैं और पहले से हम अपना एक सेटअप बना करके रख लेते हैं, जिससे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम फटाफट से उसको रिस्पॉन्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है एक तो गाइड एंड ट्रेनिंग विद प्रमोशन टीम वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई भी कंपनी है जो उसकी डॉक्यूमेंटेशंस जो होते हैं कोई भी असेस कर सकता है इजीली से, कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, कोई भी आसानी से ले सकता है अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है तो, ठीक है। एक तो उसको रिसर्च करने में टाइम बच जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो कैसे काम कर रही है, अपने नए एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए वो अपना डॉक्यूमेंटेशन दे देती है कि पहले से हम ये ऐसे वर्क कर रहे हैं, इसको पहले देखो, एनालाइज करो, और उसके बाद में कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये प्रोसीजर होता है कोई भी कंपनी का। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स देती है उसको समझने के लिए कि हम इस वे से काम कर रहे हैं। पहले स्टेप में हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, फिर हम टॉकिंग करते हैं, फिर हम रेजोल्यूशंस करते हैं, रिजोल्व करते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनका रिजोल्व करके फिर हम आगे प्रमोट करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आता है गाइड एंड ट्रेनिंग। देखिए कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो गाइड तो कर ही रहा है कोई ना कोई, जो नया कैंडिडेट आ रहा है उसको, ठीक है। कोई जो नया कैंडिडेट है उसको जो पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख करके वो सीखता है और फिर जो नए डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करता है। ये हमारा गाइड एंड ट्रेनिंग्स होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट बेस के ऊपर। अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं तो ट्रेनर अलग से होते हैं, पर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे गाइड एंड ट्रेनर दोनों ही होते हैं। आगे हम बढ़े तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारे पास ऑप्शन है वो इम्प्रूव्ड कॉस्ट एफिशिएंसी आएगा, यहाँ पे कास्ट नहीं आएगा, CO आएगा यहाँ पे, कॉस्ट एफिशिएंसी। ओके, ये मिस टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। कॉस्ट एफिशिएंसी के अंदर होता है कि कोई भी जो हमारा व्यवसाय है, कोई भी जो हमारी कंपनी है वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट की तरफ अगर चलती है, लाइक जैसे मान लीजिए मिनिमम कॉस्ट ऑफ द रनिंग योर बिजनेस, ओके, तो उसमें हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई हो जाती है। इंक्रीज जो प्रोडक्टिविटी है, जो मतलब उत्पादकता है जो हमारी, वो क्या आती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा बिजनेस और ग्रोथ करने की ओर चल पड़ता है। हमारे एक बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया हो जाती है, मतलब कि कम से कम कॉस्ट लगाना, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट डिलीवर करना, एक बढ़िया इम्प्रूव्ड कॉस्ट एफिशिएंसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अगर उसको बनाने में 100 रुपये पहले खर्च आ रहा है तो कंपनी ये सोचेगी कि उसको 98 या 95 पैसे के अंदर कैसे बनाया जाए, या पैसे के अंदर कैसे बनाया जाए, रुपयों के अंदर कैसे बनाया जाए। तो वो जो 5% वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जब उसको अपना प्रोडक्ट है उसी का ही रखना है, उसी क्वालिटी का ही रखना है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स है हमारे वो और क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट है वो दोनों ही हमारे पास मेंटेन रहना चाहिए, और कॉस्ट हमारे पास मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। कम से कम लागत के अंदर बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट को बनाना मींस इम्प्रूव्ड कॉस्ट एफिशिएंसी बनाते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है मिनिमाइज्ड एरर। जो हमारे सिस्टम या कॉल सेंटर के अंदर जो छोटी छोटी खामियां होती हैं, जो छोटी छोटी कमियां होती है, उनको हम दूर करते रहते हैं। जैसे हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाया पहले, जैसे मान लीजिए हमको पहले मॉड्यूल 5 का समझ में नहीं आ रहा था डॉक्यूमेंटेशंस क्या होते हैं, फिर हमने लिखा डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेज होते हैं, फिर हमने देखा कि हाँ क्वेरीज क्या होते हैं, क्वेरीज को बोलते हैं संदेह या डाउट होना, तो फिर हमने वो लिखा। तो ऐसे हमने करते 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 हम क्या अभी आ गए बेनिफिट्स के ऊपर, कि डॉक्यूमेंटेशन जब हम बनाते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उन छोटी छोटी कमियों को मीन्स जो हमको वर्ड पकड़ में नहीं आ रहे थे, उन छोटी छोटी कमियों को मीन्स हमने पकड़ना सीखा उसको पहले, कि हाँ इस सेंटेंस का मतलब ये होता है, इसका वर्ड का मतलब ये होता है। तो उन छोटी छोटी कमियों को हमने दूर किया और अब हम यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो पीपीओज कंपनी है वो भी अपनी छोटी छोटी कमियों को क्या करती हैं, दूर करती रहती हैं। उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन, जो हमारे कस्टमर के डॉक्यूमेंटेशन है, उन कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, वो हमारी छोटी छोटी कमियां होती हैं। हमारी कंपनी प्रोवाइड करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है, और करवा सकती है तो कितने लेवल पे करवा सकती है, कौन से लेवल पे करवा सकती है। ये चीज़ें हम एक कंपनी के बीपीओ सेंटर्स के जो बेनिफिट्स होते हैं, कस्टमर सर्विस डॉक्यूमेंटेशन के जो बेनिफिट्स हैं उसके अंदर काउंट करते हैं, उसके अंदर जोड़ते हैं इसको,
ठीक है, आगे आता है हमारे पास मोर सेल्स। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं चाहेगी कि उसकी कम से कम सेल हो, हर एक कंपनी चाहती है कि उसके जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ग्राहक हो, ताकि वो एक बड़े मार्केट के ऊपर अपना दबदबा जमा पाए। ठीक है, आगे हमारे पास सिक्योरिटी आता है। सिक्योरिटी भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई भी कंपनी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो उसकी धरोहर होती है। ठीक है, कोई भी पेपर है कंपनी का, उसके रिलेटेड रूल से, एक्ट से रिलेटेड, या फिर कस्टमर की डॉक्यूमेंटेशन या कस्टमर सर्विस डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वो कंपनी की क्या है, धरोहर है। कंपनी उसके बिना कुछ भी नहीं रहती, तो वो हमारी क्या सिक्योरिटी है एक टाइप से। ठीक है, आगे हमारे पास आता है कस्टमर इरिटेशन। कस्टमर इरिटेशन का मतलब क्या है कि एंड टू एंड लास्ट में निकलता क्या है, अगर हमारा ग्राहक या हमारा कस्टमर हमसे खुश है तो हमारी कंपनी भी आगे प्रॉफिट में चलेगी। ठीक है, तो अगर हमारा कस्टमर हमसे खुश है तो हम भी कस्टमर से खुश रहते ही रहते हैं, वो हमको फायदा कहीं ना कहीं दे करके जाता है। ओके, तो ये कस्टमर इरिटेशंस होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सिंपली, आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज द डाटाबेस क्वेरी। डाटाबेस क्वेरी क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहले डाटाबेस क्या होता है। क्वेरी को हम अगर छोड़ दें, डाउट को अगर छोड़ दें, संदेह को अगर हम छोड़ दें, तो पहले डाटाबेस क्या होता है। डाटा और बेस के अंदर देखिए दो वर्ड आए हुए हैं हमारे पास, डाटा अलग है, बेस अलग है। बेस का मतलब होता है आधार, डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, कोई छोटी से छोटी इकाई, इंफॉर्मेशन की छोटी से छोटी इकाई। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, नेचुरल नंबर्स है। एक नेचुरल नंबर पूरा एक क्या है, समूह है, बट उसके अंदर जो 1 2 3 है वो क्या है, डाटा है। मतलब जो हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के इन्फिनिटी, मतलब कि जितना हम सोच सकते हैं उतने नंबर तक वो जाती है। अगर हम पॉजिटिव में चले तो, मतलब धनात्मक संख्याओं की तरफ चलें तो, है ना। तो अभी हम देखते हैं डाटा और बेस अलग अलग अगर हम कर दें तो डाटा के मतलब निकलता है इंफॉर्मेशन, कोई छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए था, एस इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो आप, लिखना चाहें तो स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन। स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन को एक प्लेस पे रखना, स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन को एक ही प्लेस पे रखना, और वो रिलेटेड भी हो, साथ में क्या हो, रिलेटेड हो। रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक साथ हम जब रख लेते हैं तो पूरा वो इंफॉर्मेशन या फिर हमारा वो डॉक्यूमेंट बन जाता है। सभी डॉक्यूमेंट्स को जब हम एक प्लेस के ऊपर रख देते हैं, एक जगह पे रख देते हैं या एक फोल्डर के अंदर रखते हैं, तो हमारा एक फोल्डर मतलब एक डाटाबेस बन जाता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास जो सर्वर होता है वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। जब ऐसे कुछ साइन हमारे पास आ जाते हैं कहीं पे भी, अगर मान लीजिए हम डोमेन पढ़ रहे हैं तो ऐसे कुछ साइन अगर हमको कहीं पे भी दिखाई देते तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास डाटाबेस या सर्वर की बात हो रही है। ठीक है, बट एक्चुअल में जो सर्वर होता है वो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जो आपके ऊपर अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो हमारे पास एक्चुअल सर्वर होता है वो ऐसा होता है। ये उसके सिंबल हैं, इस सर्वर के क्या है, सिंबल्स हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक ट्यूब्स हैं ये इनकी स्टोरेज को डोनेट कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, समझ में आई बात। और यहाँ पे आगे एक लैपटॉप भी रखा रहता है, पहले ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक लैपटॉप भी रखा रहता है साथ के साथ ही यूकर के। ठीक है, यहाँ पे एक लैपटॉप भी हमारा बना रहता है पहले से ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है, सर्वर होता है। सर्वर क्या होता है, एक प्रकार की हमारे पास मशीन है, ये सर्वर है बिल्कुल। ये हमारा क्या है, सर्वर मशीन है। ठीक है, इस मशीन के अंदर काफी ज्यादा क्या होती है, स्टोरेज होती है। इसके अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो हमारा, जिससे हमारा बिजनेस चल रहा है, वो हमारा होता है डाटाबेस। जहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी हमारी डॉक्यूमेंट्री कंट्रोल हो रही है, मीन्स हमारा एक छोटे से छोटा नॉलेज, हमारी कंपनी से रिलेटेड एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, वो हमारा होता है डाटाबेस। डाटाबेस किसके अंडर में आता है, सर्वर मशीन के अंदर होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं एक प्रकार से। ये हमारे पास क्या है, सर्वर है, पूरा का पूरा क्या है, सर्वर है। सर्वर के अंदर जो भी हमने डाटा डाला हुआ, इन हार्ड ड्राइव्स के अंदर हमने जो डाटा डाला है, स्टोरेज के अंदर हमने जो डाटा डाला है, वो डाटा बेस है हमारा, वो हमारा डाटाबेस है। ठीक है, समझ में आई बात।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सर्वर रूम कैसे होते हैं, जो आप समझते हो। जैसे मान लीजिए आपने कई बार सुना होगा सर्वर रूम, सर्वर 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 रूम, सर्वर रूम, है ना। ऐसा सुना होगा कि सर्वर रूम में ये गड़बड़ हो गया, ये चल नहीं रहा, ये ड्राइव निकाल दिया, सर्वर रूम हैंग हो गया है, कोई वेबसाइट नहीं चल रही। ऐसे आपने सुना होगा व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया, है ना। ऐसी कोई चीज़ें सुनी होंगी आपने कई बार। तो वो एक्चुअली क्या होता है, सर्वर रूम ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अगर हम बहुत सारी मशीनों को एक साथ जोड़ दें, मान लीजिए जैसे एक कमरे के अंदर मान लीजिए चेयर हैं हमारे पास, 50 चेयर हैं, तो वो 50 जो चेयर हैं हमारे पास, वो एक एक क्या है, सर्वर है, एक एक सर्वर मशीन है वो हमारे पास। उन सभी को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा सर्वर रूम बन जाता है। एक रूम के अंदर लगाए गए सर्वर्स को, जिस रूम के अंदर हम सर्वर मशीन को फिट कर देते हैं, वो हमारा सर्वर रूम हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर इज इक्वल टू सर्वर रूम, नो, ये नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर्स वो हमको इंटीग्रेट करवाता है कि बड़े से बड़ा हम अपना डाटाबेस बना सकें। ठीक है, बट वो ये चीज़ आप ध्यान रखें, सिंपल और सिंपल, जिस रूम के अंदर हम कोई भी या तो एक मशीन भी लगा सकते हैं या फिर मल्टीपल्स मशीन भी हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा मशीन को फिट करना किसी रूम के अंदर, वो हमारा सर्वर रूम हो जाता है। ओके, कुछ ऐसा भी हो सकता है सर्वर रूम के अंदर कुछ काम करते हुए। और इन्होंने जैसे ध्यान से देखे तो यहाँ पे एक लैपटॉप रखा होगा, आप ध्यान से नोट कर पा रहे हो तो, ठीक है, कि लैपटॉप के अंदर कुछ कोड लिख रहा है या फिर कुछ इसको मैनेज कर रहा है, इस सर्वर को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हम देखते हैं कि सर्वर या फिर जो हमारा डाटाबेस है वो बनता कैसे है। जैसे अभी एक जनरल सी सर्वे करवाई जाए, मान लीजिए 10 बच्चे हैं हमारे पास, ए बी सी और डी से लेकर के हम जे तक जाते हैं, 10 बच्चे हैं हमारे पास मान लीजिए। तो उन बच्चों में से हम अगर पूछते हैं कि फ्रूट, मान लीजिए ए का पसंद है फ्रूट, एप्पल पसंद है, किसी को बनाना पसंद है, किसी को मैंगो है, किसी को चेरी है, किसी को गुआवा है, ठीक है, अलग अलग पसंद है। तो वो जो पसंद है, ए को कौन सा एप्पल पसंद है, बी को गवावा पसंद है, सी को चेरी पसंद है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी पसंद है किसी को, और किसी को बनाना पसंद है, किसी को मैंगो पसंद है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, छोटे छोटे डेटा है। जैसे मान लीजिए मैंगो वर्ड है, मैंगो मैंगो जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको कुछ ना कुछ रिकॉल हो रहा है, माइंड में एक पिक्चर आ रही है, वो आपका क्या है, डेटा है, छोटा सा डेटा है। जब हम उस डेटा को मिला देते हैं, जैसे ए बच्चे को मैंगो पसंद है क्योंकि वो मीठा होता है, तो ये हमारे पास क्या बनी, एक इंफॉर्मेशन बनी। ए बच्चे की बात हो रही है, उसको आम पसंद है, और क्यों पसंद है, क्योंकि वो मीठा होता है। ये हमारे पास क्या बना, एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बना। मतलब कि डाटा को जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा डाटा होते हैं, मल्टीपल्स टाइम डाटा जब हमारे पास रहता है, जब हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उस डाटा को मिला देते हैं, उस छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं, उस छोटे छोटे डेटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और एक सीक्वेंस में रखते हैं, तब हमारे पास क्या बनती है, एक इन्फॉर्मेशन बनती है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसका कोई मीन निकलता है। ठीक है, जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता है। अब जब हमारे पास मतलब निकलने वाली कोई इन्फॉर्मेशन आई है, अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो जाती है, हमारे पास डाटा बहुत सारा है, उस छोटे छोटे डेटा को हमने इन्फॉर्मेशन बनाया। इन्फॉर्मेशन बनाने के बाद में जब हम उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, तब हमारे पास निकलता है, इस सभी को इकट्ठा करने के बाद हमारे पास आता है सर्वर या हमारा डाटाबेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाटा हमारा क्या था, वो मैंगो था, वो मीठा था, इसीलिए वो उसको पसंद था ए बच्चे को। ये हमारी क्या बनी, पहले हमारे पास डाटा था मैंगो का, ठीक है, वो दूसरा जो डेटा था हमारे पास मीठा था और इसीलिए उसको वो पसंद था। तो इन तीनों को हमने मिलाया और एक इन्फॉर्मेशन बना दिया। ठीक है, इन तीनों को मिला करके एक इन्फॉर्मेशन बनाया। और जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गया, मान लीजिए ए बच्चे के लिए तो ये हो गया, ये ए बच्चे के लिए हो गया, ये बी बच्चे के लिए हो जाएगा, ये सी बच्चे के लिए हो जाएगा। ऐसे हमारे पास जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन चलते जाएंगे। मीन्स यहाँ पे हम डैश 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 कर लेते हैं, मतलब कि ये आगे चल रहा है, डी ई एफ जी तक चल रहा है आगे, और यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब इन सभी को जब हम मिला देते हैं, इन सभी को इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब कि इन सभी से ही हमारा क्या बनता है, डाटाबेस बनता है। ठीक है, इन सभी से क्या बनता है, डाटाबेस बनता है, जो सर्वर हमारा मशीन के अंदर डलता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डाटाबेस कैसे बनता है। तो आगे जब हम पढ़ें
जब हम आगे पढ़ते हैं डाटाबेस के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारे पास आती है व्हाट इज द डाटाबेस क्वेरी। जब हमारे पास सर्वर आ जाता है, सर्वर से हम क्या करते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसको क्वेरी करना कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कस्टमर है कोई, ठीक है, हमारा कोई ग्राहक है, वो हमारे पास फोन करता है, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, हम उसके क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, उसको सॉल्यूशन करके देते हैं, उसके जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको, उसका हम सॉल्यूशन करके देते हैं। बट हमारी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेगा वो कौन करेगा, वो डाटाबेस करता है, या हमारे सीनियर ऑफिसर करेंगे, या वो डाटाबेस करेगा। अगर हम सर्वर से बात कर रहे हैं, अगर एक मशीन से अगर हम बात कर रहे हैं कि हमको एक ऐसी लिस्ट बना करके दीजिए जो 2022 के अंदर जितने भी मेरे एम्प्लॉय थे वो सारे रिटायर हो चुके हैं, वो उनकी लिस्ट मेरे को बना करके दो, तो वो डाटाबेस क्या करेगा, 2022 के अंदर फिल्टर लगाएगा, फिर उसके अंदर एक फिल्टर और लगाएगा कि रिटायर होने वाले हैं, जो रिटायर हो चुके हैं वो मेरे को लिस्ट एक बना करके वो अपनी दे देगा। ठीक है, उसको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जैसे एक केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव है कोई भी, ठीक है, सिंपली मैंने जो मान लीजिए ये किसी इनके बॉस ने बोला कि मेरे को ऐसे लिस्ट बना करके दीजिए जहाँ पे सारे के सारे मेरे 2022 के अंदर जो मेरे एम्प्लॉय थे वो रिटायर कितने हो चुके हैं, मेरे को अभी आगे वैकेंसी कितनी देनी है, ठीक है, मेरे एम्प्लॉय कितने कम हैं अभी, जो पिछले साल रिटायर हो चुके थे उनकी जगह हम नए बच्चे को लेकर के आएंगे या नए एम्प्लॉयज़ को लेकर के आएंगे। बॉस ने ऐसा बोला है इस केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव को, मान लीजिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, लैपटॉप में से एक क्वेरी की। ठीक है, लैपटॉप में से क्या किया, एक क्वेरी को किया इसने, लैपटॉप में से एक क्वेरी की कि मेरे को 2022 के अंदर वाले सभी ऐसे एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुके हैं, इसमें किस किया है, सर्वर के अंदर किया है। ठीक है, सर्वर के अंदर इसने क्या किया, एक क्वेरी को भेजा, सर्वर ने इसको लिस्ट बना करके दी एक इसके लैपटॉप के अंदर, वो था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन उसको लैपटॉप में मिल गया, इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया अपने सीनियर या अपने बॉस। ठीक है, इसका काम हो गया। तो ये होता है हमारे पास डाटाबेस क्वेरी। डाटा से हम कोई इन्फॉर्मेशन को लेते हैं या उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर भेजते हैं कोई क्वेरीज को। पहले हमने देखा कि क्वेरीज को कैसे सर्वर के अंदर डालेंगे, फिर हमने देखा कि सर्वर के अंदर से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसीजर के अंडर में ही डोमेन के अंदर आता है। क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम परफॉर्म करवा सकते हैं। कोई भी जो हमारे पास क्वेरी जो हम करते हैं सर्वर के अंदर, तो सर्वर ने क्या किया, जैसे मान लीजिए अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा ये कि केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, सर्वर को एक क्वेरी भेज रहा है। क्वेरी भेजने के बाद उसको पता चला कि हाँ ये बच्चे हमारे या फिर ये एम्प्लॉय हैं जो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद उसने जो लिस्ट बनी सर्वर से जो लिस्ट निकल करके आई वो सीधा अपने बॉस को मेल कर दिया या फिर फॉरवर्ड कर दिया। अब वो जो डेटा था उसमें हमने क्या देखा, टेबल फॉर्मेट में आता है हमेशा। टेबल फॉर्मेट को हमेशा बोला जाता है समराइज डाटा। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नेम है, ठीक है, नेम है यहाँ पे, फिर जो एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय आईडी नंबर हो गया, और रिटायर होने वाली जो 2022 थी ईयर, ठीक है, यहाँ पे 2022 हो गया। तो नेम मान लीजिए ए नेम का एम्प्लॉयज था, उसकी आईडी थी 1, वो 2022 के अंदर रिटायर हो गया। ठीक है, मीन्स डन हो गया, यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, रिटायर हो गया। अब जो बी वाला कैंडिडेट रिटायर नहीं होगा, वो अगले साल होने वाला है। मान लीजिए डी कैंडिडेट है, उसके बाद में डी बी एम्प्लॉय आईडी थी उसकी 4, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, समराइज डाटा है। जैसे ए नाम दिया इसने, ए नाम है, एम्प्लॉय आईडी है और रिटायर हो चुका है, डन। ठीक है, ये मतलब समराइज है। इसमें अगर हम वर्बल से बताएं तो सर ये हमारे पास ए एम्प्लॉय का नाम था, इसकी एम्प्लॉय आईडी 1 थी और ये रिटायर हो चुका है 2022 के अंदर। तो ये इतनी बड़ी बात को क्या कर रहा है, 3 वर्ड के अंदर सम अप कर रहा है, मीन समराइज कर रहा है उसको कि ए कैंडिडेट है और एम्प्लॉय आईडी उसकी 1 है और ये डन हो चुका है, मतलब रिटायर हो चुका है। ठीक है, तो ये बात होती है। तो ये जो एक्शन होते हैं हमारे पास वो परफॉर्म कैसे कैसे हम करवा सकते हैं किसी भी डाटाबेस क्वेरी से। ठीक है, परफॉर्म एक्शन विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। जब डाटाबेस के अंदर हम क्वेरी भेजते हैं तो सबसे पहले हमारे पास निकल के आता है समराइज डाटा। समराइज मतलब कि टेबल फॉर्मेट के अंदर कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देना। जैसे आप समझें कि कम बोलना बट पर्याप्त बोलना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि
थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, वो होता है हमारे पास समराइज्ड डेटा। उसके बाद में हमारे पास आता है कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम वेरियस टेबल। जैसे हमने देखा सिंगल टेबल्स थी, उसको हमने मल्टीपल्स टेबल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया, मींस एक टेबल से दूसरी टेबल और दूसरी से तीसरी टेबल को जोड़ करके हमने एक तीसरी टेबल मतलब कि एक चौथी जो टेबल है वो मल्टीपल्स टाइप की वो हमने नई बना ली। तो हम एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ जोड़ करके मींस 2 से 3 टेबल को जोड़ सकते हैं इसके अंदर, सर्वर के अंदर, जो डाटाबेस क्वेरीज के अंदर। ठीक है, तो ये हम कंबाइन कर सकते हैं डेटा को। फिर आगे हमारे पास आता है एडजस्ट डेटा। उसी डेटा को अगर मान लीजिए हमको एडजस्ट करना हो, मींस एडिट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ऐसे डेटा को अरेंज करना हो, तो हमारे पास एडजस्ट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं उस डेटा को। ठीक है, एडजस्ट करना मतलब कि एक सीक्वेंस के अंदर लेकर के आना। जैसे मान लीजिए हमने कोई डिलीट कर दिया तो उसकी सीरियल नंबर को चेंज कर देना, वो होता है एडजस्टिंग। एंड अपडेट डाटाबेस क्या होता है, जब हम एडिट और अपडेट करते हैं तो जो हमारी लास्ट वाली जो टेबल बनी थी, लास्ट जो डॉक्यूमेंटेशन पे हमने लिखा था मेक टेबल, है ना, यहाँ पे लिखा था मेक टेबल, वो हमारी अपडेट ही होती है। कुल मिलाकर के ये अपडेट डाटाबेस ही होता है हमारे पास। वो हमने अपडेट कर दिया तो नई टेबल हमारे पास बन जाती है। ठीक है, वो हमारे पास अपनी आसानी से बन जाती है। ठीक है जी, आगे हमारे पास ऑप्शन आता है सिस्टमाइज डेटा मैनेजमेंट टास्क, कि जो हमने डेटा बनाया उसको सीक्वेंस में भी लगा रहे हैं, उसको अपडेट भी करें, तो मतलब सिस्टमाइज है, एक प्रकार से सीक्वेंस के अंदर चल रहा है, मतलब कि क्रमागत चल रहा है वो। ठीक है, नंबरिंग से चल रहा है, नंबर से मतलब कि 1 2 3 के फॉर्मेट में चल रहा है वो, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है आई थिंक। आगे हम पढ़ते हैं आंसर्स के बारे में। आंसर डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए अभी हमने चाहिए था कि 2022 के अंदर, जैसे हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर से रिलेटेड सभी का सभी जितना भी कंटेंट होता है गूगल हमारे पेज के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस को भी वो उठा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सर्वर भी होता है कि जो हमारा हमने क्वेश्चन किया कि हमको 22 मतलब कि 2022 के अंदर रिलेटेड वाले क्या चाहिए, रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड एम्प्लॉइज के नाम चाहिए, तो वो हमको क्या करेगा 2021 वाले नीचे एक लिस्ट में बना देगा। 2021 के देख रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करता है, रिलेट कर देता है, वो क्वेश्चन जो हमने किया उसको रिलेटिंग क्वेश्चन भी कर लेता है। समझ में आई बात। आगे हमारे पास आता है एग्जीक्यूट कैलकुलेशन। जो हमने कैलकुलेशन जो हमने सर्वर को भेजी है वो एग्जीक्यूट करता है। लास्ट ऑफ लास्ट ऑप्शन तो यही बचता था और यही होता है कि जो हमने क्वेरीज बनाई उसको भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जो लास्ट हमारे पास डाटाबेस से क्वेरी हमने की है उसको भी एग्जीक्यूट ही करते हैं। आगे हम देखते हैं यूजर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। यूजर डॉक्यूमेंटेशन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनीज। कोई भी जो अगर कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन मतलब कि अपना प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे मान लीजिए आप ईयरफोन परचेज कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, फ़ोन परचेज कर रहे हैं और घड़ी परचेज कर रहे हैं, या फिर और कोई बड़ी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं किसी भी कंपनी की, तो वो एक अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी मैनुअल नोटबुक बनाते हैं। मैनुअल जैसे कि मान लीजिए अभी आपको एक वीडियो दिखाई देगी, वो उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि मैनुअल होता क्या है, कैसे हम इसको बोलते हैं, मैनुअल क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यूजर डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज यूजर मैनुअल्स। जो प्रोडक्ट के साथ एक कॉपी आती है साथ में कि उसको यूज कैसे करना है, इसका इस पॉइंट के ऊपर ये होगा, ये बटन ये काम आता है, ये बटन ये काम आता है ना, तो वो ऐसी वाली जो बुक होती हैं, अगर आपने नोट किया हो तो हर एक प्रोडक्ट के साथ में आती हैं। ठीक है, तो उसको हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूजर मैनुअल। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। क्लियर है क्या। अब देखिए ये हमारे लिए वर्क क्या करता है। देखिए ये जो मैनुअल कंपनी भेज रही है इसको हम पढ़ते भी नहीं है, फिर भी कंपनी भेजती है ना। इसको कंपनी को पता है कि हमारा प्रोडक्ट सही है, पर कस्टमर को पता नहीं है कि उसका यूज कैसे कर सकते हैं, इसका यूज कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ये चीज बताने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। जैसे अभी के लिए मान लीजिए मैंने घड़ी परचेज की, तो घड़ी के अंदर कितने ऑप्शन हैं, किस ऑप्शन को कैसे यूज करना है, इसके पास ब्लूटूथ कितना है, ब्लूटूथ की रेंज कितनी है, ब्लूटूथ को ऑन कैसे करेंगे, इसका स्पीकर कहाँ पे लगा, ऐसी जो बेसिक चीजें हैं वो हमारे पास मैनुअल के अंडर में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम वीडियो दिखाएंगे आपको तो आपको पता और अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, तो ये यूजर हमारे पास क्या करते हैं, यूज क्या है, इसका वर्क क्या है एक्चुअली में, जो यूजर डॉक्यूमेंटेशन होता है मैनुअल होता है जो हमारे पास,
उसका वर्क क्या है। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कंपनी का मैनुअल होता है वो यूज़र की हेल्प करता है, जो हमारा क्लाइंट है उसकी वो हेल्प करता है कि जो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट है उससे और अच्छी सर्विस हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनी को अभी एक मान लीजिए सभी अभी साक्षरता दर आई थिंक इंक्रीज हो रही है भारत के अंदर। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई घड़ी परचेज की तो अगर मैं मैनुअल बुक पढ़ लेता हूँ तो मेरे को केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव की कोई ज़रूरत वहाँ पे नहीं रहती है, अगर क्रिटिकल कंडीशन ना हो तो। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ हमको दी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अगर हम इंग्लिश के अंदर इसको पढ़ें तो द कंपनी प्रोवाइड्स द यूजर मैनुअल एज द यूजर मैनुअल हेल्प्स। ठीक है, यूजर मैनुअल हेल्प्स टू बी मोर सक्सेसफुल विद द कंपनीज प्रोडक्ट ऑफ और सर्विसेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो हमारे कंपनी जो यूजर मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन है वो यूजर्स को मैनुअल हेल्प्स करती हैं, वो मैनुअली हेल्प करती हैं। ठीक है, कंपनी के उपयोगकर्ता हैं उनको मैनुअल प्रदान करते हैं कोई भी कंपनी, क्योंकि उनके उपयोगकर्ता मतलब ग्राहक की बात हो रही है यहाँ पे। उपयोगकर्ता जो हमारा क्या कस्टमर है, कस्टमर मैनुअल कंपनी के साथ उत्पाद या सेवा के साथ अधिक सफल होने में मदद करता है। कंपनी के लिए भी यूज है, क्योंकि अगर मैनुअल किसी को भी दे देते हैं, जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, अभी ये वीडियो चलेगी। ठीक है, देखिए अभी ये वीडियो आपके पास चला, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने एक ईयरफोन परचेज किया, उसके बाद में एक घड़ी का एग्जांपल लिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम घड़ी की अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले से ही परचेज की हुई है तो यहाँ पे आपको घड़ी नहीं मिलेगी, बट उसका जो मैनुअल है वो आपको मिलेगा। देखिए ये एक होती है मैनुअल बुक, जो है हर एक प्रोडक्ट के साथ आती है। जो अभी मेरे हाथ में है उसको हम बोलते हैं मैनुअल या फिर यूजर डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर देखिए घड़ी के बारे में हर एक चीज़ बताई गई है कि इसका कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, इसको किस बटन से क्या ऑपरेट होगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम इसी मैनुअल को आगे पढ़ते हुए चलें तो इसके अंदर डायलर पैड भी है, डायलर भी है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर फ़ोन के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, फ़ोन का घड़ी के अंदर म्यूज़िक प्लेयर कैसा होगा, उसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं, उसके पास कौन कौन से मेन्यूज़ हैं, और उनके पास कौन कौन से वेदर से रिलेटेड कोई है, या फिर कोई इसके पास थीम कैसी है, और इसके वॉलपेपर कैसे कैसे हम लगा सकते हैं। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो इसके घड़ी के बारे में हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कि एक न्यूली जो जिसने परचेज किया ये वॉच को वो नहीं पता होता। अगर हमारे पास हमने मैनुअल पहले पढ़ा है तो वो हमको पता रहता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये अभी हमने एयरपोर्ट्स थे जो हमारे, उसको हमने परचेज किया, लाइक ये जो हमने ईयरफोन मंगवाई है। ठीक है, उसके भी एक क्या है मैनुअल है कि इसको आईफोन के साथ अटैच जब हम करेंगे तो 5 मीटर की दूरी पॉइंट मतलब कि आधा मीटर की दूरी पे फ़ोन होना चाहिए कम से कम। ये मैक के साथ भी जॉइंट हो सकता है, मैक टैब के साथ भी हो सकता है, या फिर आईफोन के साथ भी अटैच हो सकता है। इसको डालना कैसे है, आपको ईयरफोन लेफ़्ट राइट कैसे लगानी है, इसकी स्टोरेज कैसे मतलब कि इसकी चार्जिंग केबल कैसे लगानी है, एक्सेट्रा थिंग्स हैं जो हमारे को बेसिकली पता नहीं होते हैं। किसी किसी कस्टमर को अगर पता है अच्छी बात होती है, बट किसी कस्टमर को नहीं है तो वो मैनुअल पढ़ के आराम से वो ऑपरेट कर सकता है उनको। ठीक है, जिसके ऊपर ये एयरपोर्ट्स लिखा हुआ है वो हमारा क्या है एक मैनुअल है एयर जो एप्पल वालों ने दिया है। ठीक है, जैसे ये हो गया। और जो हमारे पास दूसरी जो घड़ी है उसका भी जो हमने मैनुअल देखा वो एक मैनुअल होता है। सिंपल क्लियर है सभी को कि मैनुअल क्या होता है। तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो वाई यूजर्स डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है आखिर में। अभी सभी को पता है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है,
अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो वो अपने हिसाब से द बेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, बट यही बात हमारे यूजर्स को पता तो नहीं होती है, हमारे कस्टमर्स को पता नहीं होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस मैनुअल या फिर उस नोटबुक को जिसके अंदर सारा कुछ हमने लिखा हुआ है वो बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे लिए क्या होता है कि इंश्योर करवाता है, ये हमारे इंश्योर करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है कि एक्चुअली जो हमारे पास लर्न टू हाउ टू गेट अ मोस्ट आउट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये किसी भी यूजर्स को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बता देता है कि इससे आप ये हजारों काम कर सकते हो। अगर कोई यूजर है उसने नई घड़ी परचेज की है मान लीजिए, तो उसको ये भी नहीं पता कि उसका ब्लूटूथ ऑन होकर के कैसे ज्वाइंट होगा, कैसे अटैच होगा फोन के साथ, तो ये मैनुअल बुक उसको बता सकती है। ठीक है, उसको मैनुअल बुक बता सकती है कि उसको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती। फिर ये मैनुअल से थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा ध्यान देगा, ठीक है, और उसके बाद में ये कनेक्ट कर लेगा। तो इसीलिए हमको क्या है कि मैनुअल नोटबुक की जो हमारे प्रोडक्ट बेस है, यूजर डॉक्यूमेंटेशन की हमको जरूरत पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, आई होप का समझ में आ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि परचेज न्यू फोन, ईयरफोन, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा थिंग्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। उसके बाद में आता है वाई इज यूजर डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो हम जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर ये बात नहीं जानता कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, ये हम स्लाइड कर चुके हैं। आगे हमारे पास आता है यूजर डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट योर सपोर्ट टीम्स। जैसे जो हमारे केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स हैं उसके लिए जो यूजर डॉक्यूमेंटेशन कैसे हेल्प करता है उसको, तो उसको क्या करेगा, जैसे मान लीजिए उसको शॉर्ट रिकॉलिंग की जरूरत रहती है। कोई भी डाटाबेस जो केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको भी पूरा प्रॉपर किसी भी वास्ट एरिया का नॉलेज नहीं होता, वो पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर अपनी मास्टर्स करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, वो मल्टीनेशनल, नेशनल या फिर डोमेस्टिक या फिर नॉन डोमेस्टिक हो सकती है, बट वो अपना प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीटली किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव को अगर पता नहीं है तो उसके लिए जो सहायक टूल है, उसके लिए जो उस काम को आसान करने वाली जो टूल है वो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, जो हम यूजर डॉक्यूमेंटेशन जिसको बोलते हैं, मैनुअल्स बुक जिसको बोलते हैं हम, वो काम में आ जाती है। जैसे मान लीजिए घड़ी का ही ले लीजिए कि घड़ी अगर मेरे से ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, अगर मेरे को पता भी नहीं है और मेरे पास यूजर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, तो मैं केयर कस्टमर में बात करूंगा सीधा कि इसका ब्लूटूथ मेरे को नहीं मिल रहा है, ब्लूटूथ ऑन कहाँ से होगा और फोन के साथ ये जुड़ेगी कैसे। ठीक है, फोन के साथ जुड़ने के बाद इसमें फोन, अगर मेरे फोन कॉल आ रहे हैं तो इसके अंदर कैसे दिखाई देंगे। ये चीज जो बेसिक बातें हैं वो मैं यूजर मैनुअल से छोड़ करके मैं किससे पूछूंगा, फिर केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव से पूछूंगा, जिससे हम क्या करेंगे, केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव का भी टाइम लॉस होगा, साथ में जो अगर हमारे पास यूजर मैनुअल बुक होती, यूजर डॉक्यूमेंटेशन होता, तो वो हम नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए हमको कॉल करवा लेता है। तो जैसे मान लीजिए अभी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को भी नहीं पता है कि आपने जो पूछा है, बट वो यूजर मैनुअल में लिखा हुआ, तो वो फटाफट से यूजर मैनुअल को ओपन करता है, आपको 1 मिनट के लिए होल्ड करता है। सबसे पहले वो देखता है कि सर यहाँ पे ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप राइट क्लिक कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो उसके लिए भी ये हेल्प करता है, जो हमारी सपोर्ट टीम होती है उसके लिए भी सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, अभी इस एग्जांपल के थ्रू आ गया होगा आई थिंक। देखिए कोई भी जो हमारे पास है, लोग अक्सर अपनी समर्थन टीम से संपर्क करते हैं जब कुछ काम नहीं कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ, जैसे मान लीजिए मैंने ब्लूटूथ और घड़ी का उदाहरण लिया कि अब हमको लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है, बट वो काम कर रहा होता है एक्चुअली में। तो ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब काम कर रहा होता है तो भी वो केयर कस्टमर की ही मतलब कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए या बहुत कुछ जानने के लिए और कुछ जानने के लिए, नया जानने के लिए वो केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास फोन कर लेते हैं। तो इस टाइम के अंदर हमारे पास जो यूजर मैनुअल है, यूजर डॉक्यूमेंटेशन है, वो काम में आता है कि सर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इसके अंदर सपोर्टेबल नहीं है, या सपोर्टेबल है तो वो किस लेवल तक सपोर्टेबल है। ओके, तो ये हमारे लिए हेल्प करता है डॉक्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे इसको फॉर एग्जांपल हम पढ़ के देखेंगे। इसकी 2 टाइप हैं एक्चुअली में। तो जैसे देखिए, हैविंग अ ग्रेट यूजर डॉक्यूमेंटेशन हेल्प टू सपोर्टिंग टीम इन अ 2 वेज। जो हमारे पास एक आइडल डॉक्यूमेंटेशन होता है वो 2 प्रकार से हमारे व्यवसाय को हेल्प करता है। जैसे हम जो नोटबुक देते हैं साथ में बना करके किसी भी प्रोडक्ट के, जैसे हमने घड़ी का देखा और ईयरफोन का देखा,
तो वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल करता है, वो चीज अब हम पढ़ रहे हैं। वो कंपनी के लिए क्या फायदा करता है, वो दो तरीके से फायदा करता है। ठीक है, दो तरीके से क्या करता है, फायदा करता है कंपनी को। पहली तो गिव देम एन एजी रेफरेंस गाइड्स, कि जो हमारे कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स हैं उसको एक रेफरेंस गाइड मिल जाता है आराम से। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्वेरीज आएंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने, हमारा प्रोडक्ट क्या है, घड़ी है, और घड़ी के ही हम केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव है उस कंपनी के अंदर, तो वो घड़ी का अगर हमारे पास मैनुअल है तो हम उसको जल्दी से रीड आउट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे लेवल तक कर सकते हैं, है ना। इसको हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यूजर, देखिए, क्रिएट यूजर डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट जस्ट हैव अ बी फॉर द कस्टमर, ये कस्टमर के लिए नहीं होता, ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे सीसीई होते हैं उनके लिए भी होता है। योर प्रोडक्ट सपोर्ट टीम कैन यूज डॉक्यूमेंटेशन टू हेल्प सपोर्ट योर कस्टमर व्हेन दे आस्क फॉर हेल्प। देखिए, ये मैं ये कहना चाहता हूँ इस लाइन के अंदर कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन बना होता है वो यूजर्स के लिए नहीं होता, हमारा केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए भी होता है। अगर मान लीजिए हम घड़ी का उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, कि मेरे को घड़ी का मैनुअल पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं सीसीई हूँ, मान लीजिए मैं केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव हूँ, तो आप क्या करोगे, मेरे पास फ़ोन करोगे, है ना, फ़ोन करोगे कि सर आप क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे कि आपका जो ब्लूटूथ है वो ऑन नहीं हो रहा, तो मैं मैनुअल से भी पढ़ के आपको बता सकता हूँ। अगर मेरे को थोड़ा बहुत याद नहीं है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है उससे। अगर याद तो पहली बात रहता ही है, हर एक सीसीई को याद रहता है, वो उसकी दिनचर्या का भाग रहता है। अगर ऐसी कुछ कस्टमर पूछ लेता है कि जो आपको पता नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपका यूजर डॉक्यूमेंटेशन है, जो मैनुअल है, वो काम में आता है। ठीक है, तो इसका एक ये भी फायदा है कि जो हम यूजर डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं वो अकेला हमारा कस्टमर के लिए नहीं है। जब कस्टमर को हेल्प चाहिए, जो वो कस्टमर हमसे हेल्प मांगता है, तब हम जो हेल्प करते हैं वो यूजर डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ओके, इसमें जैसे देखते हैं, ये जो केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, ये हमारा सीसीई है, कोई भी केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, और ये हमारा क्या है, कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर और केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के बीच में दो चीजें कॉमन होती हैं हमेशा। दो चीजें नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक ही चीज बोलेंगे, एक चीज कॉमन होती है। जैसे कि हमने ईयरफोन का उदाहरण ले लिया या फिर घड़ी का उदाहरण ले लिया, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, वो मैनुअल बुक है, यूजर डॉक्यूमेंटेशन दोनों में कॉमन है। अगर ये बोलती है कि मान लीजिए जो कस्टमर ने कहा कि मेरे को वाईफाई की दिक्कत आ रही है, यहाँ पे वाईफाई के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो ये बोलेगी कि सर आपको जो मैनुअल बुक दी गई है उसके अंदर पहले से ही प्रिंटेड है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है, ये वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों से ही सपोर्टेबल है, तो आप अपने ब्लूटूथ का, फोन का जो ब्लूटूथ है वो भी ऑन कर लीजिए, और आपकी जो ईयरफोन है वो एक्टिव जब आप करेंगे, जब आप उसका जो उसको बोलते हैं ढक्कन बोलते हैं, जिसको ओपन करेंगे तो वो अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा, तो आप उसको कनेक्ट कर लीजिए, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन चला जाता है। तो इसमें ये क्या करता है, रेफरेंसल दे रहा है यहाँ पे कि आपके मैनुअल के अंदर भी नीचे लिखा हुआ है, और वो यूजर जब मैनुअल को निकालेगा तो उसको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम करेगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, यूजर्स डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो हमारे गाइड्स होते हैं, रेफरेंशियल गाइड्स हम इसको कर सकते हैं। हमारे केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए भी हेल्पफुल है, और हमारे कस्टमर के लिए भी क्या है, हेल्पफुल है। आगे बढ़े, दूसरा कॉल है रिड्यूस कॉल्स। जैसे मान लीजिए मैं हर एक मैनुअल पढ़ता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं परचेज करता हूँ तो उसका मैनुअल पहले थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं, जिससे हमको थोड़ा सा इजी यूज हो जाता है उसको करना। ठीक है, तो वो हमको क्या करता है कि हमको केयर कस्टमर जो होते हैं हमारे पास, केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास फोन करने की नौबत हमको नहीं आती है। ठीक है, जिससे हम अपना काम चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए भी हम यूजर डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। कोई भी कंपनी होगी वो ये चाहेगी कि उसके कस्टमर कम से कम तंग हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर है, वो फोन क्यों कर रहा है, वो फोन इसीलिए कर रहा है कि उसका जो पर्टिकुलर काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है, इसीलिए वो आपके पास फोन करके पूछ रहा है कि उस काम को कैसे किया जाए। बट जो फैक्ट यही है कि जो 70% पीपल हैं वो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कोई भी केयर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास ही फोन करके पूछना ज़्यादा पसंद करते हैं, मैनुअल्स को पढ़ना कम पसंद करते हैं। 70% पीपल इंडिया के अंदर ऐसे हैं। ओके, तो ये हमारा कॉल रिड्यूस भी कर देता है। जो 30% थे उनकी कॉल रिड्यूस तो हो गई है, तो अभी हमको क्या करना है, 70% को हैंडलिंग करना है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा सभी के सभी कि जो हमारे पास यूजर डॉक्यूमेंटेशन है वो हेल्प कैसे करता है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। क्लियर है सभी को।
तो ये जो हमारे पास होता है एसेंशियल एलिमेंट ग्रेट यूजर डॉक्यूमेंटेशन। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के मतलब कि एसेंशियल मतलब कि अनिवार्य चीज होना। अब एक अच्छा मैनुअल नोटबुक है, जैसे मान लीजिए जो हमने घड़ी का एग्जांपल देखा था, घड़ी वाली जो वीडियो देखी थी, उसके अंदर जो मैनुअल नोटबुक बनाई गई थी वो कई पेजेस की थी, ठीक है। अब ये भी एक मैनुअल है, ये एक ही पेज की है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ टेक देम आउट पावर ऑन। अभी यहाँ पे जब आप डब्बी से जब आप ईयरफोन निकालोगे तो इसकी पावर ऑन हो जाएगी, ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये पावर ऑन हो जाएगी, मतलब प्लेन लैंग्वेज है, बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज है, आसानी से समझ आने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि जो कस्टमर को लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाती है वो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रेट यूजर मैनुअल बनाने का मतलब कि अच्छे से अच्छा मैनुअल या फिर यूजर डॉक्यूमेंटेशन, जो घड़ी वाली वो नोटबुक थी वो बनाने का तरीका क्या है, वो हमारा सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम लैंग्वेज को क्या रखें, बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज रखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, ठीक है। तो दूसरा हम यहाँ पे चलते हैं, दूसरा सिंप्लिसिटी। देखिए इसमें सिंपली बताया गया ना, देखिए ये ईयरफोन यहाँ से निकालोगे तो ये डब्बी में से जब आप ईयरफोन निकालोगे ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकालोगे तो ये वापस बंद कर दोगे तो ये बंद हो जाएगी। इसमें जब डाल दोगे और इसको फिर दोबारा से फ्लिप करना है, ठीक है। इसमें ऐसे लगाना है ईयरफोन्स को और ऐसे अटैच करना है। तो मीन्स ईयरफोन की जनरल वर्किंग इसमें पता चल रही है हमको, ठीक है। तो सिंपल मतलब कि इसके अंदर सिंपल डायग्राम से भी हमको पता चल रहा है कि ऐसे काम करेगा, ये ऐसे करना होगा। तो मतलब सिंपल है ये, सिंपलिसिटी मतलब कि आसान से आसान हम उस मैनुअल को बना सकते हैं, ठीक है। आसान से आसान मतलब कि लैंग्वेज में समझाना। फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। फोकस ऑन प्रॉब्लम का मतलब कि जो हमने पीछे डॉक्यूमेंट बनाए, हमारे ग्राहकों को किस किस चीज में दिक्कतें आई उसके हिसाब से हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, किसका, यूजर का। वो मैनुअल जो बनाते हैं वो इसके बेस पे बनाते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन हम बनाते हैं, सबसे पहले हमारे ग्राहकों को आने वाली दिक्कतों को हम लिखते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम बनाते हैं अपना यूजर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। यूजर डॉक्यूमेंटेशन मीन्स मैनुअल नोटबुक उस प्रोडक्ट के बारे की। उसके बाद में हमारे पास है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। अब जैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि पहले आप ऑन करेंगे इसको, इसका डोर ओपन करेंगे, फिर आप बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर ऑन हो जाएगी। अगर आप इसको अंदर डाल देते हैं और इसका कवर जो है वो लगा देते हैं पूरा, तो ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो ड्रॉप देम बैक, ये लिखा हुआ ड्रॉप देम बैक एंड क्लोज द चार्जिंग केस, तो पावर ऑफ हो जाएगी, ठीक है, पावर ऑफ। तो इसने आसानी से बताया हुआ, इंस्ट्रक्शन दी हुई है पहले से, ठीक है। तो ये हमको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है कि ऐसे ऑन होगी, ऐसे ऑन होकर के ऐसे ये कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद ऐसे आप अगर इसको चार्जिंग केस को बंद कर देते हो तो आपकी पावर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक टेबल है। टेबल कंटेंट, टेबल के अंदर ही देखिए इसमें टेबल नहीं बनाया गया है, टेबल के अंदर कंटेंट नहीं दिया गया, बट इसने एक ऐसे यू फ्रेम में दिया है। जैसे यू फ्रेम में जैसे मान लीजिए पहले सबसे पहले ऑन किया, फिर उसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, फिर इसको बंद कैसे कर रहे हैं, बीच में इसने लगा दिया कि लगाना कहाँ पे, कानों में लगाना है, ठीक है। इसने यू शेप के अंदर दिया है फॉर्मेट। हो सकता है कई बार टेबल फॉर्मेट में भी हमको मिल जाता है। टेबल के अंदर क्या रहता है, अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा सा, और समराइज डेटा हो जाता है उसका, ठीक है। आगे हम देखते हैं सर्चेबल। सर्चेबल का मतलब कि अगर हमारे जो वर्चुअल फॉर्मेट में हम चलें तो देखिए मैनुअल्स बुक्स के अंदर, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर भी मैनुअल रहते हैं, तो उसके अंदर सर्चेबल होना चाहिए वो चीज, उसको हम ढूंढ सकें, वो चीज भी होनी चाहिए, सर्चेबल भी होना चाहिए। उसके बाद में आता है असेसेबल। असेसेबल मतलब कि आसानी से वो मिलना चाहिए, आसानी से यूजर को अगर वो चीज मिल जाएगी तो वो आपको कॉल नहीं करेगा, ठीक है, आपको वो तंग नहीं करेगा, तो वो असेसेबल होना चाहिए। असेसेबल मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला होना चाहिए। आगे होता है गुड डिजाइनिंग। अब देखिए जैसे यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पे गुड डिजाइनिंग। अब यहाँ पे मैं अगर केसिंग से देखे जाए, केसिंग दिखाई दे रही है आसानी से, इसके अंदर एयर ड्रॉप्स भी डले हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर एरो के निशान से हमको पता चल रहा है कि ये केसिंग को हमको ऐसे बंद करना है, ठीक है, और ये यहाँ पे कान में डालना है। तो ये डिजाइनिंग से भी हमको समझ में आ रहा है कि एयरपोर्ट्स ऐसे होगा, ब्लूटूथ वाईफाई से कनेक्ट करना है, फिर ऐसे दिखाई देगा। तो ये गुड डिजाइनिंग भी होना चाहिए हमारे पास। आगे हमारे पास आता है फीडबैक फ्रॉम द रियल यूजर्स। अब ये जो हमने डॉक्यूमेंटेशन देखा, मान लीजिए ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर भी है, इसके नीचे हमने लिखा कि कमेंट, आप कमेंट कर दीजिए आपको कोई बात अच्छी ना लगी हो तो वो होता है फीडबैक लेना हमारे रियल यूजर्स के साथ। ओके, तो फीडबैक भी हमको जरूरी है लेना।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो सभी का सभी। हमने मॉड्यूल 5 को कम्प्लीटली रीड कर लिया है, ठीक है। और अभी किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकता है। और अगर आपको पर्सनली अगर देखना हो तो आपको जो आगे थंबनेल मिलेगा तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। तो अगर हो सकता है तो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो वो कमेंट करे। एंड जिन बच्चों के लिए बनाई गई है, तो जिन बच्चों को मैं बाय फेस जानता हूँ तो वो तो डायरेक्टली मेरे से पूछ भी सकते हैं। अगर आप कोई भी बच्चा, दूसरा कोई बच्चा अगर देख रहा है, अनदर स्टेट से देख रहा है, तो आप कमेंट कर लीजिए, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारे अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के थंबनेल के अंदर भी मिल जाएगा, ओके। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कंप्लीट कोर्स देखना है कंप्यूटर का तो उसका जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ। एंड डेवलपिंग के हिसाब से अगर आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी देखना है तो वो भी आपको उसका जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ। और अगर आपको ये PPT चाहिए तो मैं अपनी वेबसाइट है जो blogspot.com है उसका भी एक लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिसके अंदर ये PPT अपलोड हो जाएगी, ओके। तो आई होप मैंने सभी के सभी ऑप्शंस को क्लियर कर लिया। आपके मॉड्यूल 5 के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग मैंने कम्प्लीटली समझा दिया आपको कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर ले या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आपको बताया जाएगा, हर बात आपको समझाई जाएगी, दोबारा से समझाई जा सकती है, ठीक है। एक बार वीडियो को देख लें, 2 बार वीडियो को देख लें, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। बट ये क्विक एक सिंपली रिवीजन के लिए क्लास बनाई गई है। आपका जो बुक है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट डेटा है ये, ठीक है। बट ये आपको क्विक रिवीजन और समझने के तौर पे बनाई गई है, जैसे नर्सरी के बच्चे अनार आम सीखते हैं वैसे टाइप से बनाई गई है। डोमेन की अनार